नमस्कार, न्यूज 80 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से आई इस बड़ी खबर के साथ, जहां आज सीएम योगी का अलीगढ़ दौरा है और पीएम दौरे के मद्देनजर तैयारियों का जायजा लेंगे सीएम योगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी का अलीगढ़ दौरा, पीएम मोदी के दौरे के मद्देनजर जायजा लेंगे सीएम योगी और निरीक्षण और समीक्षा बैठक भी करेंगे। इस दौरान अलीगढ़ में सीएम का दौरा, निरीक्षण और समीक्षा बैठक करेंगे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर अलीगढ़ में नई यूनिवर्सिटी का निर्माण, 14 सितंबर को पीएम पहुंचेंगे अलीगढ़। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर लगातार बता रहे हैं, जहां सीएम योगी का अलीगढ़ में दौरा है और उसको लेकर 14 सितंबर को पीएम मोदी वहां अलीगढ़ में होंगे। और उससे पहले अब सीएम योगी का ये दौरा महत्वपूर्ण है, इसको लेकर निरीक्षण क्या है, निरीक्षण करेंगे और बैठक भी होगी। इसी खबर पर बातचीत करने के लिए अभिषेक जुड़ चुके हैं सीधे लखनऊ से। अभिषेक, क्या अपडेट है इसको लेकर? जी, जिस तरह से अलीगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं इसी महीने, तो इसी की तैयारियों को लेकर, इसी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की अगुवाई वाले कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ दौरे पर हैं। मकसद केवल तैयारियों का जायजा लेना नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार मार्केटिंग के फार्मूले पर चलती है। वह छोटे से लेकर बड़े तक कार्यक्रम को वोट बैंक के नजरिए से देखती है और तमाम राजनीतिक दलों से पुख्ता उसकी राजनीतिक बंदोबस्त होती है। तो इसी सबको ध्यान में रखते हुए सीएम योगी का अलीगढ़ दौरा काफी अहम माना जा रहा है। चलिए, ये दौरा कहीं ना कहीं अहम इसलिए भी है क्योंकि आने वाला वक्त चुनाव का है। और अभिषेक बने रहिए आप हमारे साथ। लगातार बता रहे थे अभिषेक हमारे संवाददाता किस तरह से वहां पर जो है सीएम योगी का अलीगढ़ में दौरा है। और अगली खबर भी लखनऊ से है। इस वक्त की बड़ी खबर एक और बता दें लखनऊ से, जहां बसपा की आज चुनावी बैठक, प्रबुद्ध सम्मेलन समापन के समीक्षा बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, बसपा की आज चुनावी बैठक, प्रबुद्ध सम्मेलन समापन के समीक्षा बैठक, और बैठक में मंडल स्तरीय नेताओं और कोऑर्डिनेटर को बुलाया गया है। बसपा आज यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी बैठक करने जा रही है। कल ही बसपा ने अपना प्रबुद्ध सम्मेलन समापन किया था। आज इस बैठक में मंडल स्तरीय नेताओं और कोऑर्डिनेटर को बुलाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर लगातार लखनऊ से बता रहे हैं, जहां बैठक में 2022 विधानसभा प्रत्याशियों पर भी मंथन हो सकता है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीएसपी से जुड़ी खबर आ रही है। अब प्रबुद्ध सम्मेलन के समापन के बाद में ये बैठक रखी गई है और कुछ ही देर में इस बैठक को शुरू किया जाएगा और कोऑर्डिनेटर को भी बुलाया गया है। बैठक में 2022 विधानसभा प्रत्याशियों पर भी मंथन हो सकता है। खबर पर बातचीत करने के लिए अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आज जो ये बैठक है कितनी अहम है, इसको लेकर क्या तैयारी चल रही है? जी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव में तैयारियों में जुटी हुई है, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इस समय बैकफुट पर नजर आ रही है, तो वहीं बसपा फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रही है। जिस तरह से बसपा ने प्रबुद्ध सम्मेलन किया, उसका समापन किया, तो बसपा भी भाजपा के राहों पर चल चुकी है। क्योंकि संगठन कोई भी हो, राजनीतिक दल कोई भी हो, उसका संगठनात्मक ढांचा जो होता है, जो झंडा लेकर चलने वाला कार्यकर्ता होता है, वो काफी अहम होता है। तो उसको फिर से जोड़ने के लिए बसपा की ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है, जहां पर टिकट के मुद्दे पर संगठन के लोगों से राय ली जाएगी। हर टिकट के मुद्दे पर छोटे से छोटे कार्यकर्ता की राय ली जाएगी। मकसद राय लेना नहीं, संगठन को पुनः जीवित कर रहा है। अच्छा अभिषेक, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इस बैठक में प्रत्याशियों को लेकर मंथन हो सकता है? क्या कोई रणनीति तैयार हो सकती है इसको लेकर? जिस तरह से मंडल कोऑर्डिनेटर, जोनल कोऑर्डिनेटर, जिला अध्यक्षों को बुलाया गया है, तो जो प्रत्याशी हैं जिन्होंने आवेदन किया है या जो आवेदन की रेस में है, प्रत्याशी रेस में है, उनके सभी के नामों पर चर्चा होगी, फीडबैक लिया जाएगा कि इस व्यक्तिगत क्षेत्र में क्या माहौल है। तो बसपा भी इस बार फूंक फूंक के कदम रखना चाहती है, क्योंकि लगातार बसपा के ऊपर पैसे लेके टिकट देने का आरोप लग चुका है। इसी आरोपों के चलते और लेन देन के ही मामले में नसीमुद्दीन को पार्टी छोड़नी पड़ी थी, पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन को।
क्योंकि वो टिकट का चलिए पैसा अभिषेक, नहीं बहुत चुका बहुत पाए शुक्रिया थे। आपका तमाम बातचीत करने के लिए। और आज बीएसपी की ये अहम बैठक है 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले। ये बैठक आज प्रत्याशियों को लेकर भी मंथन हो सकता है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज बीएसपी का एक बैठक की जाएगी। कुछ ही देर बाद में ये बैठक शुरू होने वाली है। और इससे पहले अब ये प्रबुद्ध सम्मेलन बीएसपी की ओर से रखा गया था, इसका समापन कल हो चुका है। और अब बीएसपी इसको लेकर बड़ा कोई फैसला ले सकती है। आगे की चुनाव में क्या रणनीति होगी उसको लेकर भी बातचीत होगी और प्रत्याशियों को लेकर भी इस पर मंथन होगा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इटावा से आ रही है, जहां इटावा में NH2 स्थित ढाबे पर रिलायंस कंपनी के टैंकरों से डीजल चोरी करने वाले गैंग को डीजल चोरी करते व बेचते रंगे हाथों पकड़ा है। कानपुर देहात स्थित रिलायंस आउटवर्ड से डीजल लेकर निकले डीजल टैंकरों से ढाबा मालिक एवं टैंकरों के ड्राइवरों की मिली भगत से पिछले कई महीनों से डीजल चोरी का गोरख धंधा चल रहा था। इटावा पुलिस व खाद्य विभाग की छापेमारी में ढाबे पर खड़े रिलायंस के 4 टैंकरों से डीजल बेचने के लिए निकाला गया 2750 लीटर डीजल ड्रामों में भरा हुआ बरामद किया है। इटावा से खबर बता रहे थे आपको, जहां पर डीजल चोरी का मामला का खुलासा हुआ है। ढाबे के पीछे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर ट्रक खड़ा है और इससे डीजल निकाला जा रहा था। इसी तरह 4 ट्रक और ढाबे के सामने खड़े हैं, उससे भी डीजल निकाल करके उसको बाहर की ओर खड़ा किया गया था। लगभग 2500 लीटर डीजल ढाबे के पीछे स्थित एक छोटे से कमरे में ड्रमों में इकट्ठा है। वहाँ डीजल निकालने की मशीन की पाइप, इसके अलावा और कई उपकरण ऐसे रखे हैं जिससे कि इन ट्रकों से डीजल निकाल लिए जाते थे। और आपने देखा है कि यहाँ पर कुछ ट्रैक्टर, कुछ और भी वाहन खड़े हैं जिनमें ये डीजल औने पौने दाम पर बेचे जाने की भी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। जो फौजी ढाबा के कथित मालिक हैं, इनकी संलिप्तता इसमें जाहिर है और ये फ़िलहाल फरार हो गए हैं। 17 लोग कुल हिरासत में लिए गए हैं। यह पुलिस और राजस्व विभाग और डीएसओ की एक जॉइंट ऑपरेशन। बड़ी खबर औरैया से मिल रही है, जहां लगभग आधा दर्जन गौवंशों के शव के साथ अज्ञात युवक का शव नहर में बहता दिखा है। इस वक्त की बड़ी खबर औरैया से, जहां गौवंश के शव के साथ में अज्ञात युवक का शव बहता मिला है और मृतक जानवरों के साथ बहकर आया है शव। अज्ञात युवक का शव नहर पुल में आकर फंसा, जब जाकर जानकारी मिली है। इस वक्त की औरैया में आपको बता रहे हैं बड़ी खबर। शव को देखकर लोगों में वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया और सूचना देने के बाद काफी देर बाद वहां पुलिस पहुंची है। औरैया से खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर कुछ गौवंशों के शव के साथ में वहां एक युवक का शव बहते हुए मिला है और उस वक्त वहां लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया है। शव को देखकर लोग वहां भयभीत हो गए और वहां घटना की सूचना के बाद पुलिस काफी देर बाद पहुंची है। औरैया से खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर कुछ गौवंशों के शवों के साथ में एक युवक का शव भी बरामद हुआ है, जिसके बाद से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है और मृतक जानवरों के साथ बहकर आ रहा था ये शव बताया जा रहा है। शव को देखकर लोगों में हड़कंप मचा है। सूचना देने के बाद काफी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। औरैया से खबर बता रहे आपको। और लगभग आधा दर्जन गौवंशों के शवों के साथ अज्ञात युवक का शव नहर में बहता दिखा है। मृतक जानवरों के साथ बहकर आया था ये शव। इस वक्त की बड़ी खबर औरैया से मिल रही है, जहां पर कुछ गौवंशों के शव के साथ में ये युवक का शव मिला है। इसको लेकर पुलिस मौके पर पहुंची है और इसकी जांच पड़ताल में जुटी है कि आखिर ये किसके शव है और ये गौवंश कहां से आ रहे थे। इसको लेकर पुलिस लगातार अपनी छानबीन करने में जुट गई है, लेकिन आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि पुलिस जो है काफ़ी देर बाद सूचना के पहुंची है और जिसको लेकर इलाके में काफ़ी दहशत का माहौल भी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि आधा दर्जन गौवंशों के शव थे और कुछ एक युवक
का शव भी उनके साथ बहता हुआ मिला है। इसलिए अज्ञात कारणों से इसकी क्या हत्या की गई है, क्या कोई घटना हुई है, इसको लेकर भी पुलिस छानबीन कर रही है, बातचीत कर रही है। और आसपास इलाके में जो लोग वहां मौके पर थे उनसे भी बातचीत की जा रही है और ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये शव आए कहां से थे। और इस वक्त की बड़ी खबर भदोई से, जहां विधायक विजय मिश्रा का बेटा गिरफ्तार हुआ है। मकान का कब्जा रेप मामले में आरोपी था विधायक विजय मिश्र का बेटा। पुलिस ने इसे फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और काफी दिनों से फरार चल रहा था, ये जानकारी मिल रही है। जगह जगह पर पुलिस इसको लेकर दबिशें दे रही थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर भदोई से बता रहे हैं, जहां विधायक के बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मकान कब्जा और रेप मामले में आरोपी था, काफी दिनों से फरार चल रहा था। पुलिस को इसकी तलाश थी, जगह जगह पर इसको लेकर पुलिस दबिश दे रही थी। भदोई के बाहुबली विधायक विजय मिश्र के बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और विधायक का बेटा मकान कब्जाने के अलावा जैसे गंभीर मामलों में अभियुक्त था। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विधायक विजय मिश्रा ने गनर को गिरफ्तार किया है, जिसके घर पर विधायक का बेटा छिपा था। और यह खबर मिल रही है भदोई से। और भदोई से बता रहे हैं बड़ी खबर, जहां पर भदोई के बाहुबली विधायक विजय मिश्र के बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विधायक का बेटा मकान कब्जे के अलावा जैसे गंभीर मामलों में अभियुक्त है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विधायक विजय मिश्रा के गनर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके घर पर विधायक का बेटा छिपा हुआ था। भदोई से खबर हम आपको बता रहे हैं लगातार, जहां पर बाहुबली विधायक विजय मिश्र के बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और कई गंभीर आरोप इसके ऊपर थे। मकान कब्जा जैसे गंभीर आरोप, रेप जैसे गंभीर आरोपों में अभियुक्त था। पुलिस ने यह जानकारी दी है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विजय मिश्रा के गनर को भी गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि पुलिस ने यह बताया है कि विधायक का बेटा उसी के घर पर छिपा हुआ था। और बड़ी खबर मथुरा से मिल रही है, जहां राष्ट्रीय बाल आयोग की अध्यक्ष अनु चौधरी पहुंची है मथुरा। जिला अस्पताल व महिला जिला अस्पताल का निरीक्षण किया है। मथुरा से खबर बता रहे हैं, जहां राष्ट्रीय बाल आयोग की अध्यक्ष अनु चौधरी मथुरा पहुंची और उन्होंने जिला अस्पताल व महिला जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग से बच्चों की मौत के सिलसिले में जानकारी ली है। अनु चौधरी ने जिला चिकित्सालय में भर्ती एक बच्चे का हाल जाना और व्यवस्थाओं से संतुष्ट भी नजर आई। जब बाल आयोग के अध्यक्ष जिला महिला अस्पताल पहुंची, अभी तक पीआईसीयू वार्ड तैयार न होने पर हैरत में पड़ गई। वहीं उन्होंने सीएमओ को जल्द से जल्द वार्ड तैयार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही महिला अस्पताल में व्यवस्थाएं को ठीक करने के भी निर्देश दिए हैं। जगह डेथ हुई है डेंगू फीवर से, उसके लिए हमारे बाल आयोग की राष्ट्रीय बाल आयोग की तरफ से इंक्वायरी के लिए आए थे। और साथ ही हमने ये भी इंस्पेक्शन किया कि जो यहाँ पर एसएनसीयू है उसमें क्या फैसिलिटीज़ हैं, किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की नहीं है, क्या और किया जा सकता है कि आने वाली बीमारियों से बच्चों को बच जाए। मैम अभी तक पीकू गार्ड तैयार नहीं हुआ और कागजों में तैयार हो जाए, क्या कहेंगे? पीकू गार्ड के लिए मैडम से अभी बात हुई है, उसकी बिल्डिंग तैयार हुई है। बजट अभी मैडम सीएमएचओ ने बताया कि आ चुका है, 2 दिन 1 हफ्ता पहले ही आया है, तो उसके लिए इनको बताया है डायरेक्शन सी की मीटिंग करके। एसएनसीयू वार्ड में भी जो बेड थे उससे क्षमता से अधिक मरीज हैं। जी उसका हम करेंगे, इंक्वायरी करिए, अब पूरा हम रिपोर्ट तैयार करेंगे और जो भी डायरेक्शन होंगे। एसएनसीयू में एसी भी बंद रहता है, जिससे बच्चे परेशान रहते हैं, कई बार शिकायत की है हमारे द्वारा। ठीक है, इस बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि अभी तो हमने जब इंस्पेक्शन की सब कुछ ऑन था, सब कुछ चल रहा था, तो जो भी होगा उसके बारे में डायरेक्शन। और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए पवन जुड़ चुके हैं सीधे मथुरा से। पवन, जानना चाहेंगे राष्ट्रीय बाल आयोग की अध्यक्ष जो वहां पहुंची है, क्या निरीक्षण किया है और क्या इसको लेकर वो संतुष्ट नजर आई? जो व्यवस्थाएं थी क्या दुरुस्त है वहां पर?
जी बिल्कुल राहुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से योगी सरकार बच्चों के इलाज में लगी हुई है, उसी को लेकर कल महिला आयोग की टीम मथुरा पहुंची थी, जहां उन्होंने अचानक जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। लेकिन कुछ खामियां उनको देखने को वहां मिली, तो वहां सीएमओ जो मौजूद थी उनको काफी फटकार लगाई और जो अधूरे कार्य पड़े हुए हैं उनको जल्द से जल्द पूरा कराने के निर्देश भी दिए। बिल्कुल, जो व्यवस्थाओं को लेकर बात की जा रही है, वहां तीमारदारों से भी बातचीत की गई, क्योंकि बड़ी घटना वहां मथुरा में देखने को मिली है। जिस तरह से वायरल बुखार की चपेट में बहुत सारे बच्चे और लोग वहां पहुंचे थे, तो उसको लेकर अब क्या लग रहा है कि जो वहां तीमारदार थे उन्होंने कुछ बातचीत की है राष्ट्रीय बाल आयोग की अध्यक्ष से, अनु चौधरी से, जो वहां पहुंची थी? क्या कोई शिकायत थी? जी बिल्कुल, वहाँ तीमारदार जो वहाँ लेटे हुए थे, उन लोगों ने वहाँ जो टीम पहुंची हुई थी तो उनसे बात की थी। तो लोगों का कहना है कि हमको जो स्वास्थ्य है, जो इलाज है, वो हमको ढंग से दिया जा रहा है, और कुछ खामियां हैं, जो खामियां हैं उनको पूरा करने के उन्होंने वहाँ निर्देश दे दिए हैं। तो बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरह से वहां अनु चौधरी मथुरा पहुंची थी, और उससे पहले क्या कोई और दूसरे अधिकारी भी वहां पहुंचे हैं व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए? जी बिल्कुल, श्रीकांत शर्मा भी वहाँ जायजा ले रहे हैं, और जो आला अधिकारी हैं, प्रशासन के जो अधिकारी हैं, वो भी टाइम टाइम पे जिला अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं। आपसे ये भी जानना चाहेंगे पवन कि वहां उसको लेकर जो उन्होंने कोई ऐसी चीजें उनको मिली है जिससे असंतुष्टि जताई है? क्योंकि आपकी रिपोर्ट में हम देख रहे थे कि उन्होंने साफ तौर पर महिला अस्पताल पहुंची और जो उन्होंने कहा कि पीआईसीयू वार्ड तैयार नहीं हुआ है, और उसको लेकर क्या कोई सीएमओ की ओर से कोई बयान हुआ है कि कब तक ये वार्ड तैयार हो जाएगा? जी बिल्कुल, सीएमओ ने 15 दिन का समय मांगा है। उन्होंने कहा है जो कमियां हैं वो 15 दिन के अंदर अंदर हम इनको सुचारू रूप से शुरू कर देंगे। चलिए पवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। और जिस तरह से मथुरा में बुखार के कारण लोगों को परेशानी उठानी पड़ी और उसको लेकर सरकार संजीदा है, और उसको लेकर लगातार जो है वहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है, और पीआईसीयू वार्ड जो तैयार नहीं हुआ उसको लेकर भी सीएमओ ने 15 दिन का वक्त मांगा है, लेकिन वहां व्यवस्थाओं को लेकर जरूर संतुष्ट नजर आए। और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी कुनबे में सुलह की संभावनाएं एक बार फिर दिखी है। अखिलेश यादव ने खुद इसकी पुष्टि की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर। अखिलेश यादव ने कहा कि चाचा शिवपाल के लिए वो छोड़ी जाएगी जसवंत नगर की सीट। चाचा व उनके लोगों का समाजवादी में सम्मान होगा। एक बार फिर अखिलेश यादव के अपने चाचा के प्रति तेवर नरम दिखाई दिए हैं। इससे पहले जब चुनाव में जिस तरह से अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल के बीच में तनातनी बनी थी और पार्टी को लेकर काफी गर्मागर्मी हुई थी और उसको लेकर पार्टी को नुकसान भी हुआ था, अब 2022 के चुनाव से पहले एक बार फिर अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल एक जगह हो सकते हैं। ये खुद पुष्टि अखिलेश यादव ने की है। समय नहीं मिलता है और हम तो उनके साथ आना चाहते हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं कई बार सफाई दे चुका हूँ, कई बार इस पर बात रख चुका हूँ। उनका छोटा दल है, उनका भी एक दल है, उस दल के लिए समाजवादी पार्टी सीट छोड़ेगी, उनका पूरा सम्मान होगा। बातचीत फोन पे भी हुई है। थैंक यू। और चलते हैं सीधे अभिषेक के पास। अभिषेक जुड़ चुके हैं लखनऊ से। अभिषेक, ये बयान कितना राजनीतिक माना जा रहा है? अखिलेश यादव जब पिछले चुनाव में चाचा से जो है कहीं ना कहीं अलग दिखाई दे रहे थे, और अब फिर वो चाचा के साथ तैयार है आने के लिए। जी राहुल जी, हम आपको बता दें कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की राजनीति के ऊपर मैं 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि डूबते तिनकों को सहारा चाहिए, बहती नाव को एक पतवारा चाहिए, और हम तो बीच दरिया में खड़े हैं, किसी तरीके से हमको किनारा चाहिए। तो इस समय अखिलेश यादव 2022 में सत्ता में वापसी के लिए वह सब कुछ करने को तैयार है, जिससे वह पिछले वर्षों में किनारा होते हुए दिखे थे। चाचा शिवपाल को अपने साथ लेके आ रहे हैं, इस बात की उन्होंने कल ही पुष्टि की है, और बहुत जल्द समाजवादी कुनबा एक हो जाएगा। जिन बाहुबलियों से वह दूरी बनाते थे, उन्हीं बाहुबली के परिवारों को समाजवादी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। तो लगातार सत्ता के लिए अखिलेश यादव तमाम राजनीतिक गुणागणित बैठाने में जुटे हुए।
अभिषेक, ये भी जानना चाहेंगे आपको कि जिस तरह से वो कह रहे हैं कि जसवंत नगर की सीट उनको देने के लिए तैयार है, क्या चाचा भी इसको लेकर संतुष्ट नजर आ रहे हैं? वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में जिस दल का कोई जनाधार नहीं है, वह भी 10 सीट के नीचे मानने को तैयार नहीं है। और शिवपाल यादव जब फिरोजाबाद से लोकसभा का चुनाव लड़े थे तो 2 लाख मत उन्हें मिला था। आज भी शिवपाल यादव किसी भी गठबंधन में जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वह 10-5 सीटें न जीते। ऐसे में समाजवादी पार्टी का और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान बड़ा हास्यास्पद सा नजर आता है कि 1 सीटों पर शिवपाल यादव को मनाने का प्रयास किया जा रहा है। समाजवादी कुनबा भले ही एक हो सकता है, लेकिन शिवपाल यादव 1 सीट पर मानने वाले नहीं। सूत्रों की माने तो कम से कम 10 सीटों पर शिवपाल यादव दावेदारी करने वाले। बिल्कुल, चाचा शिवपाल पहले ही अभी से कह चुके हैं कि वो कम से कम अपने जो कार्यकर्ता है, उनके जो लोग हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव का बयान ये भी आया है कि जो उनके लोग हैं, उनके जो कार्यकर्ता है, उनकी पार्टी के नेता है, उनका सम्मान किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक ये जो बोलते हैं कि 1 सीट जो अखिलेश यादव पहले से बोलते आए हैं, अब जसवंत नगर की सीट उनके लिए खाली करेंगे कि अगर वो गठबंधन करते हैं तो 1 सीट पर आखिर चाचा शिवपाल कैसे संतुष्ट होंगे? इसको लेकर क्या इस वक्त जो है गर्मा गर्मी चल रही है, क्या सियासी उठापटक चल रही है और क्या उम्मीदें जताई जा रही है कि आगे क्या ये गठबंधन हो सकता है या कोई और संभावना है इसको लेकर? यही तो हमने आपको बताया राहुल जी कि सम्मान करना और टिकट देना दोनों अलग अलग की चीजें होती हैं। सम्मान मतलब ये होता है कि पार्टी में आपको कोई पद दे दिया जाए। तो क्या शिवपाल यादव के कार्यकर्ता पद पर संतुष्ट होने वाले हैं? क्या शिवपाल यादव के कार्यकर्ता सम्मान पर संतुष्ट होने वाले हैं? या फिर शिवपाल यादव और शिवपाल यादव के कार्यकर्ता सीटों पर संतुष्ट होने वाले हैं? तो अखिलेश यादव 1 सीट से 2 निशाना साधना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान समय में ऐसा संभव नहीं है। शिवपाल यादव को जब तक उनके मन मुताबिक हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, तब तक समाजवादी कुनबा इकट्ठा नहीं हो सकता। अभिषेक, ये भी है कि जब चाचा शिवपाल ने कई बार पहले भी कहा है कि वो समाजवादी के पास जा सकते हैं क्योंकि उनको बीजेपी को मिलकर हराना है, ये बयान कई बार चाचा शिवपाल ने भी दिया है। और अखिलेश यादव पहले से कहते आ रहे हैं कि वो 1 सीट से ज्यादा उनको नहीं देंगे। अब हालांकि लहजा उनका कुछ अलग रहा है कि वो उनके लोगों का सम्मान करेंगे, 1 सीट के लिए जसवंत नगर की सीट उनके लिए छोड़ी जाएगी। लेकिन राजनीति में क्या कब हो जाए इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि रातों रात राजनीति किस तरह से बदलती है। लेकिन क्या कोई दूसरा या तीसरा आपको कोई रास्ता इसका नजर आता है? क्या जो राजनीतिक विश्लेषक है इसको लेकर कुछ कहते हैं कि आखिर ये जो गठबंधन है किस ओर जाएगा? देखिए, अगर समाजवादी पार्टी और शिवपाल यादव की बात बनती है तब तो संभव है गठबंधन होना या विलय होना। नहीं तो शिवपाल यादव के लिए एक बड़ा रास्ता है जन भागीदारी संकल्प मोर्चा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने चंद्रशेखर आजाद, जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के संस्थापक हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात की, फिर उनकी मुलाकात ओवैसी और राजभर से हुई। तो शिवपाल यादव के लिए एक विकल्प वह भी खुला है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिवपाल यादव की नजदीकियां से। चलिए अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और जिस तरह से चाचा शिवपाल और अखिलेश के बीच में गठबंधन को लेकर अटकलें हैं वो अभी बनी हुई है। हालांकि दोनों ओर से नरम रुख रखे गए हैं, दोनों एक दूसरे के साथ आना चाहते हैं, लेकिन कार्यकर्ता और जो अपने नेताओं को उन्होंने शिवपाल यादव ने अपने साथ जोड़ा है, क्या उनका सम्मान होगा इसको लेकर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लेकिन अभी भी चाचा शिवपाल के सामने दूसरे रास्ते खुले हुए हैं, क्योंकि राजभर और ओवैसी और तमाम छोटे ऐसे दल हैं जो साथ जाकर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन शिवपाल यादव की अपनी पार्टी का कोई खास जनाधार नहीं दिखाई दे रहा, इसकी वजह से लेकर वो गठबंधन में लगातार जाने की कोशिश में है। और बिजनौर से बड़ी खबर आपको बता दे, जहां फांसी के फंदे पर झूलता मिला है शव, पंचायत सचिव के सहायक का शव मिला है फांसी के फंदे पर झूलता हुआ। बिजनौर से खबर बता रहे हैं, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता रहे हैं बिजनौर से ये खबर, जहां बिजनौर के किरतपुर के थाना क्षेत्र के मोहल्ला अंबेडकर नगर में पंचायत सचिव के सहायक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटका मिला है। मौके पर पुलिस पहुंची है, सबको कब्जे में ले लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की पुलिस जांच में जुट गई।
और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए आप न्यूज 80 के साथ। नमस्कार।